आज भी लोग बहस करते हुए दिख जाएंगे कि ये जो पार्टीशन हुआ ये सही हुआ या गलत हुआ। क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता था जिससे पार्टीशन को रोका जा सकता था? एक्चुअल में इसका जिम्मेदार कौन? इस पार्टीशन की वजह से इतनी बड़ी हिंसा हुई थी, वो भी उस टाइम जब अहिंसा का सबसे बड़ा पुजारी लोगों के बीच था। लोगों को अहिंसा का ज्ञान देने वाला कैसे फेल हो गया? क्या ये उनकी सबसे बड़ी हार? कौन थे वो लोग जिन्होंने पार्टीशन करवाया? ब्रिटिश को जब जब मौका मिला तो वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपना ही रहे थे। कभी किसी बात में हिंदुओं को सपोर्ट कर देते थे जिसके कारण मुस्लिम कम्युनिटी इनसिक्योर हो जाती थी, तो कभी किसी बात को मुसलमानों को सपोर्ट कर देते थे जिससे क्या होता था, हिंदू कम्युनिटी इनसिक्योर हो जाती थी। पर अब अंग्रेजों को कुछ ऐसा प्लान करना था जिसके कारण इन दोनों के अंदर दुश्मनी जो है वो पैदा की जाए। ये जो लोग आपस में है लड़ते रहे और आराम से हम रूल कर पाए। साल आता है 1930 जब अंग्रेज डिवाइड एंड रूल्स का मास्टर स्ट्रोक प्लान करते हैं। वो क्या करते हैं कि बंगाल के दो पार्ट्स को डिवाइड करने का प्लान कर देते हैं। 2 साल बाद जुलाई 1905 को एक अनाउंसमेंट करते हैं। इसमें कहते हैं कि बंगाल जो है बहुत ज्यादा बड़ा है, इसका एरिया बहुत बड़ा है, इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन के जो काम है उसमें बहुत दिक्कत आती है। तो हम क्या करते हैं कि बंगाल का 2 पार्टीशन करना पड़ेगा। बंगाल जो था, अगर पूरे बंगाल की बात की जाए तो जो हिंदू जो थे वो मेजोरिटी में थे, लेकिन अगर बंगाल को जो ईस्ट साइड पे था वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो ज्यादा थी। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, एक प्लान तरीके से बंगाल को डिवाइड किया। उसने जो बंगाल का ईस्ट एरिया था जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में ज्यादा थी उसको ईस्ट बंगाल बना दिया। आज की डेट में वो बांग्लादेश में, और जो बाकी बचा बंगाल उसको वेस्ट बंगाल बना दिया। अब जब अंग्रेजों ने बंगाल का पार्टीशन किया तो ईस्ट बंगाल के अंदर जो मुस्लिम थे वो पहले बंगाल के अंदर माइनॉरिटी थे, लेकिन अब ईस्ट बंगाल बनते ही मेजोरिटी में आ गए, और हिंदू जो पहले मेजोरिटी में थे वो माइनॉरिटी बन गए ईस्ट बंगाल के अंदर। और बाकी जो वेस्ट बंगाल के लोग थे वहां से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, वहां जैसे पहले था वैसे ही रहा। लेकिन वेस्ट बंगाल के लोग भी गुस्सा हो गए क्योंकि उनके हाथ से आधा बंगाल चला गया था। इस पार्टीशन को लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबको इकट्ठा किया, आंदोलन किया, करना स्टार्ट किया। बंगाल का जो पार्टीशन है ये गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं ईस्ट बंगाल के जो मुस्लिम थे उनको इस पार्टीशन से कोई दिक्कत नहीं लग रही थी। जैसे पहले एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती थी, धरने दिए जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। ईस्ट बंगाल के जो मुस्लिम थे वो बहुत दिलचस्पी से भाग नहीं लेते थे। ये पहली बार एक ऐसी सिचुएशन बनी थी जहाँ पे एक साथ आंदोलन करने की बजाय ये डिस्कशन स्टार्ट हो गया। ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये हिंदुओं की पार्टी है। पूरी पॉपुलेशन के 26% मुस्लिम जो है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी पार्टी में सिर्फ 6.59% मुस्लिम डेलीगेट्स रखे हैं। और डिस्कशन ये था कि कल को अगर अंग्रेज चले भी गए, लड़ाई तो सब लोग लड़ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम जो हैं उनकी तो फिर भी नहीं चलेगी क्योंकि कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है। इलेक्शन भी होंगे तो हिंदू ही जीतेंगे, तो आजादी के बाद भी हमारी उतनी नहीं चलेगी। फिर इनकी मेंटेलिटी चेंज होती। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लोगों को बताया कि हम सेकुलर इंडिया को देखते हैं जिसमें हर धर्म, हर कम्युनिटी के लोग की जगह होगी, आपको कोई भी डरने की बात नहीं है। कांग्रेस ने यही मैसेज दिया, कन्वे किया, पर वो सफल नहीं हो पाती। इस पार्टीशन से हिंदू मुस्लिम के बीच में एक दरार पड़ चुकी थी और अंग्रेजों का जो प्लान था वो काम करने लगा। इसी बीच में जिन्ना की भी एंट्री हुई पॉलिटिक्स में। ईयर था 1906 जिसमें जिन्ना कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। सेम ईयर 1906 में ईस्ट बंगाल जो अभी डिवाइड होकर नया स्टेट बना था जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में थे, वहाँ पे ढाका शहर के अंदर अभी तो बांग्लादेश हो गया। वहाँ पे मुस्लिम की एक मोहम्मद एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस चलती थी, ये हर साल वहाँ पे होती। इसमें मुस्लिम कौम की जो ग्रोथ है, कई सारी चीजों पे डिस्कशन होता था। तो इस बार जो ढाका के अंदर ये सेशन हुआ ये थोड़ा सा अलग था। यहाँ के सेशन में डिस्कशन ये हुआ कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो इंडियन मुस्लिम और हिंदू दोनों को रिप्रेजेंटेटिव बनने का दावा कर रही है, ये तो एक हिंदू पार्टी है। पूरे देश में मेजोरिटी में हिंदू हैं, इलेक्शन होंगे तो हिंदू ही जीतेंगे, सरकार आएगी तो हिंदुओं की, और फिर जो लॉ है वो भी हिंदू ही बनाएंगे, तो हमारे रिप्रेजेंटेशन का क्या? तो इस मीटिंग के अंदर उन्होंने डिसाइड किया कि जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें हिंदू ज्यादा है, ऐसे ही हम एक मुस्लिम पार्टी बनाएंगे जो मुस्लिम की बात को आगे रखेगी और इंडिया के जितने भी मुस्लिम्स हैं उनका रिप्रेजेंटेशन करेगी। और फिर क्या था, 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम से पार्टी बना दी जाती है। पहले किसी भी मुद्दों को लेकर ब्रिटिश के सामने इंडियन नेशनल कांग्रेस ही जाती थी, लेकिन ये पहली बार हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पैरेलल में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आके खड़ी हो गई। फिर ये लोग वाइसराय लॉर्ड मिंटो के साथ एक मीटिंग फिक्स की जाती है। 1 अक्टूबर 1906 शिमला की मीटिंग फिक्स हो जाती है। लगभग 35 मुस्लिम लीडर्स होते हैं, इनको लीड कर रहे थे आगा। 1 अक्टूबर 1906 का दिन होता है और ये 35 लोग शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं और मांग करते हैं कि उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट मिलने चाहिए।
सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है, मतलब ये वहां पर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होंगे और जो वोट करेंगे वो भी सिर्फ मुस्लिम ही होंगे, बाकी कोई और नहीं करेगा। मान लो एक एरिया है, वहां पे 100 लोग रहते हैं, जिसमें से 40 मुस्लिम हैं और 60 जो बाकी हैं। बाकी की कम्युनिटी और अगर सेपरेट इलेक्टोरल का सिस्टम होगा तो ये जो 40 मुस्लिम है सिर्फ वही वोट करेंगे, बाकी जो के लोग हैं वो वोट नहीं करेंगे। जो कैंडिडेट खड़े होंगे वो भी मुस्लिम खड़े होंगे। इससे होगा क्या कि बाकी की कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कभी अपनी बात रख ही नहीं पाएंगे। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पास होता है, जिसे मिंटो मोर्ले रिफॉर्म भी कहा जाता है। एंड इसी एक्ट में फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जो कि 3 साल पहले शिमला डेपुटेशन में डिस्कस किया गया था। अब तक ये जो थोड़ी बहुत डिस्कशन चल रही थी कि हिंदू एंड मुस्लिम 2 अलग नेशन है, इस एक्ट में इसे सेपरेट इलेक्टोरल के पास करने के बाद मानो इस बात पे मोहर सी लग जाती है। उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस बंगाल, पंजाब, बॉम्बे प्रेसिडेंट, मद्रास प्रेसिडेंट, सेंट्रल प्रोविंस सीट जो थी वो भी रिजर्व कर दी गई। इसके बाद ये जो मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स एक इंसिडेंट की वजह से बहुत ही कम टाइम पे मुस्लिम लीग जो थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पैरेलल में आके खड़ी। अब होता क्या है, किंग जॉर्ज V ये अनाउंस करते हैं कि बंगाल को फिर से यूनाइट कर दिया जाएगा, जहां एक तरफ बंगाली हिंदू के लिए खुशी का दिन, मुस्लिम के लिए एक दुख भरा डिसीजन था, क्योंकि पार्टीशन के बाद एक्चुअल में मुस्लिम कम्युनिटी जो थी वो डेवलपमेंट हुई थी उसकी बहुत ज्यादा। यहाँ 1901 में 1255 मुस्लिम हायर पोस्ट पे थे, वहीं पार्टीशन के बाद ये नंबर डबल हो चुका था, यानी 2305 मुस्लिम मेंबर हायर पोस्ट पर अपॉइंटेड थे। ये डिसीजन तो किंग जॉर्ज V ने लिया था, लेकिन इसके पीछे का रीजन कहीं ना कहीं बंगाली हिंदुओं का नॉन स्टॉप प्रोटेस्ट करना था। आगे अब ये होने वाला था कि जिन्ना जो कांग्रेस में थे उन्होंने ये 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया, मतलब कि कांग्रेस को छोड़ा नहीं था, उन्होंने एक साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को ज्वाइन किया। उस टाइम पे जिन्ना का ये कहना था कि ऐसा करके वे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को मेंटेन कर पाए, मतलब भाईचारा निभा पाए। वो इन दोनों की मीटिंग करवाते हैं लखनऊ के अंदर, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इस मीटिंग के अंदर मुस्लिम लीग जो है वो कुछ डिमांड रखती है, सेपरेट इलेक्टोरेट है, मुस्लिम कैंडिडेट की सीट्स हैं उनको बढ़ा दो। वैसे तो कांग्रेस जो थी वो रिलीजन के बेसिस पे सीट मिलना या इन सब चीजों के खिलाफ थी, लेकिन कांग्रेस को जैसे तैसे करके इस चीज को मान लेती है, कहती है कि आजादी की जो लड़ाई चल रही है अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ, उसमें आप हमारे साथ खड़े रहो। तो इस लखनऊ पैक्ट में अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो एक एग्रीमेंट पे आ जाते हैं। इस टाइम पे कांग्रेस के अंदर भी कई हिंदू नेशनलिस्ट लीडर थे, जैसे लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय जी। इन सारी चीजों से ज्यादा खुश नहीं हो रहे, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया था जैसे कि मुस्लिम के लिए मुस्लिम लीग है, तो उन्होंने ईयर 1915 में हिंदू महासभा बना दी ताकि हिंदुओं की भी बात आके रखी जा सके। अभी तक ये जितनी भी चीजें चल रही थी इंडिया के अंदर, गांधी जी इनसे दूर थे। क्यों दूर थे कभी और डिटेल में बताएंगे। फिर एंट्री होती है गांधी जी, जो 1915 में कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं, और इसी टाइम से लखनऊ पैक्ट साइन किया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट जो कि 1909 में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पास कर दिए थे, लेकिन कांग्रेस लीडर उससे खुश नहीं थे। पर अब इस पैक्ट के बाद कांग्रेस सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लेती है। और दूसरी चीज, कांग्रेस इस बात को भी एग्री करती है कि मुस्लिम पॉपुलेशन को देखते हुए काउंसिल में 1/3 सीट मुस्लिम के लिए रिजर्व रहेंगी। सब कुछ लगभग ठीक चल रहा होता है। फिर साल आता है 1900, पूरे देश में एक नया मूवमेंट पकड़ रहा होता है, खिलाफत मूवमेंट। ये मूवमेंट इंडियन मुस्लिम की तरफ से लॉन्च किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ब्रिटिश एम्पायर जो था उसने ऑटोमन एम्पायर को हरा दिया था, और इस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर के जो हेड होते थे उनको कैलिफ यानी खलीफा कहा जाता था। पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम थे वो इनको अपना स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर मानते थे, क्योंकि ये हजरत प्रॉफिट मोहम्मद के सक्सेसर। तो उस टाइम पे हुआ क्या था कि बार जीतने के बाद एलाइड पावर जिसमें ब्रिटिश एम्पायर भी था, उन्होंने ऑटोमन एम्पायर को बांटना शुरू कर दिया। ऑटोमन एम्पायर कहते हैं किसी और में बात करेंगे, और अपने अंडर लेना शुरू कर दिया ऐसे एरिया जिसमें मुस्लिम के होली पैलेसेस थे, इनके ऊपर कैलिफ यानी खलीफा का कंट्रोल था, वो सारे एरिया भी इन्होंने अपने अंडर लेने स्टार्ट कर दिए। इस पर्टिकुलर चीज से पूरे वर्ल्ड के जो मुस्लिम थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा थे, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो इंडिया के अंदर भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, उसको खिलाफत मूवमेंट भी बोला जाता है। अब गांधी जी ने क्या किया, इसको हिंदू मुस्लिम यूनिटी की एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। तो गांधी जी खिलाफत मूवमेंट के जो अली ब्रदर्स थे उनसे जाके मिलते हैं कि हम जो आपकी खिलाफत मूवमेंट है इसमें आपका पूरा सपोर्ट करें, अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम सब मिलके अंग्रेजों के खिलाफ आएंगे। गांधी जी एक हिंदू से अपील करते हैं कि खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में आए। कई सारी कॉन्फ्रेंस भी की जाती है,
हिंदुओं को भी जोड़ा। इंडिया के जो मुस्लिम थे वो कन्वेंस हुए, हिंदू भी कन्वेंस हुए और वो सपोर्ट में आए, और इस तरह से जो इंडिया के अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों रिप्रेजेंटेटिव थे वो कांग्रेस इसमें स्ट्रांग हो गई। यानी इस खिलाफत मूवमेंट में दोनों लोग आ गए, क्योंकि कांग्रेस की ये सेकुलर अप्रोच, इंडिया एक सेकुलर देश होगा, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहेंगे। और उस टाइम पे जो मुस्लिम लीडरशिप थी वो थोड़ी डाउन पड़ गया, दावा जो थोड़ा हल्का पड़ गया। इसके बाद बहुत ही सरप्राइजिंग चीज होती है, जिन्ना जो थे वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग से रिजाइन मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? उसमें वो कहते हैं कि जिन्ना इसलिए चले गए थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो थी कोई पूछ नहीं रहा था। कांग्रेस के अंदर गांधी जी की चल रही थी, मुस्लिम लीग में मुख्तार अहमद अंसारी थे, उनकी चल रही थी। तो इस वजह से जिन्ना जो थे गुस्से में गांधी को तानाशाह बोल के पॉलिटिक्स वगैरह छोड़ के सीधे लंदन चले जाते हैं। अब इसके काफी टाइम तक हिंदू मुस्लिम जो थे वो एक साथ में मिलकर काम करते हैं, ब्रिटिश के अगेंस्ट अपनी बातें रखते हैं। लेकिन ईयर 1923 में ब्रिटिश क्या करते हैं, पंजाब के अंदर एक मुस्लिम मेजोरिटी वाला एरिया जहाँ पे था म्युनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट 1923 लेके आते हैं। और ये जो एरिया था जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में थे, पहले जितनी मुस्लिम की सीट थी उससे ज्यादा सीट रिजर्व कर देते हैं मुस्लिम के लिए, और जो हिंदू पॉपुलेशन थी उनकी सीट एकदम से कम हो जाती है। इस इंसिडेंट की वजह से जो हिंदू थे वहां के वो भड़क जाते, सेपरेट इलेक्टोरल भी दिया जा रहा है मुस्लिम को, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी अलग से सीटें रिजर्व की जा रही हैं, और यहाँ पे भी हमारी सीट कम कर दी गई है। तो इसकी वजह से इस पूरी एरिया में हिंदू मुस्लिम जो टेंशन थी वो दोबारा से बढ़ने लगती है, और इस चीज का इम्पैक्ट जो था वो इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी पड़ा। तो हिंदू महासभा ने भी कहा अगर ऐसी बात है तो हिंदू जो है उनको भी रिलीजियस के नाम पे ज्यादा सीटें दो। और सेम टाइम पे वीर सावरकर अंडमान सेलुलर जेल में बंद थे, उन्होंने हिंदुत्व ऐसे हिंदू नाम से एक बुक भी लिख दी जिसमें हिंदुत्व और हिंदू राज बनाने की बातें कही, जिसको अंग्रेजों ने उसी टाइम पे बैन कर दिया। ये सारी चीजें एक साथ ही हो रही थी, और उसी टाइम पे पंजाब और यूपी में आर्य समाज ने शुद्धि कैंपेन लॉन्च कर दिया। और फिर इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे इतना बढ़ा कि 2 साल बाद हिंदू कम्युनिटी के कई लीडर्स ने मिलकर आरएसएस का भी फॉर्मेशन कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये जो वो सिचुएशन थी जहाँ पे हिंदू मुस्लिम कम्युनल टेंशन जो थी वो डे बाय डे बढ़ती जा रही थी, और ये जो सिचुएशन थी ये अंग्रेजों को बहुत ज्यादा सूट कर रही थी। जब भी कोई एकजुट होने की कोशिश करता था, अंग्रेज क्या करते थे, किसी एक कम्युनिटी को कुछ ना कुछ बेनिफिट दे देते थे, फिर दोनों कम्युनिटी के लोग आपस में लड़ने लगते। फिर ये रहा था 1925, जब कांग्रेस के लिए पैसे ही टेंशन बना था, जो एक सेकुलर यूनाइटेड भारत बनाने के लिए मुस्लिम पॉपुलेशन को अपने साथ जोड़ रही थी, और उनकी बातों को कहीं ना कहीं एक मिडिल ग्राउंड पे आके डिस्कस कर रही। तो उसके पैरेलल में जो हिंदू महासभा और आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन भी खड़ी हो रही है। तो कांग्रेस के लिए ऊपर हिंदुओं को लेकर भी प्रेशर बन रहा था। तो कांग्रेस अगर मुस्लिम के सपोर्ट के लिए कुछ करती तो हिंदू कम्युनिटी बुरा मान जाती थी। इसी टाइम पे एंट्री होती है गांधी जी की। उस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो भी खत्म हो रही थी। कांग्रेस कुल मिलाकर बीच में फंसी पड़ी थी। फायदा था वो मुस्लिम लीग को हुआ। इंडिया के जो मुस्लिम थे उनको अपनी तरफ जोड़ा। हिंदू महासभा हो गई, आरएसएस हो गई, इन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया कि कांग्रेस के ऊपर इस तरह का प्रेशर था कि अगले साल यानी कि 1926 में कांग्रेस ने बंगाल और पंजाब एरिया में जितने भी कैंडिडेट उतारे, यानी सब के सब हिंदू उतारे, और इसकी वजह से मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी वह कांग्रेस से नाराज हो गई। तो ऐसा टाइम आ चुका था कि जो मुस्लिम लीग थी उसको इंडियन मुस्लिम का सपोर्ट मिलने लगा था, और इसी को ध्यान में रखते हुए ईयर 1930 में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट मोहम्मद इकबाल ने अपने इलाहाबाद सेशन में अनाउंस कर दिया कि हमको एक सेपरेट स्टेट चाहिए। और ये जो पाकिस्तान वर्ड था, पहली बार ये वर्ड जो था वो इसी टाइम पे निकला था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट चौधरी रहमत अली ने एक पंपलेट बनाया था जिसका टाइटल था नाउ और नेवर, और इसी पैम्पलेट में पहली बार इन्होंने पाकिस्तान का नाम डिक्लेयर किया था। पाकिस्तान से आई गायब था, मतलब पाकिस्तान नाम से टाइटल दिया गया। इधर ये सारी चीजें चल रही थी, और इसके कुछ टाइम बाद ईयर 1933 में मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट लियाकत अली खान लंदन में जिन्ना से मिलने जाते हैं और उनको मुस्लिम लीग ज्वाइन करने को बोलते हैं। फिर ऐसा ही होता है, अप्रैल 1934 को जिन्ना इंडिया वापस आके मुस्लिम लीग ज्वाइन करते हैं, और उसके प्रेसिडेंट बनते ही मुस्लिम कम्युनिटी को बोलते हैं कि कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है, मुस्लिम को अलग आइडेंटिटी चाहिए, अलग देश चाहिए, हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते और इस्लाम खतरे में है। अगर इससे बचना है तो सारे मुस्लिम को एक होकर हिंदुस्तान की पार्टीशन की मांग करनी होगी, और उसके लिए आप सबको मुस्लिम लीग का सपोर्ट करना होगा। मस्जिदों में अनाउंस करवाया जाता है। फिर क्या था, आप समझ ही सकते हैं आगे क्या होने वाला है। यह आता है 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो जाती है। यूके बहुत वीक हो चुका था, यूएस और यूएन भी यूके के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था कि आपकी जितनी भी कॉलोनी है उनको आप छोड़ दो,
इनफैक्ट इंडिया के अंदर भी जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने बहुत ज्यादा अंग्रेजों को परेशान कर रखा था। अंग्रेज खुद डरे हुए थे कि ब्रिटिश इंडिया की आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स हैं उल्टा अंग्रेजों के ऊपर अटैक ना कर दें। तो कहने का मतलब है कि इस पर्टिकुलर ईयर में यानी 1945 में यूके की सिचुएशन पूरी तरीके से बदल चुकी थी और यूके का इंडिया से निकलने के अलावा कोई और सलूशन नहीं बचा था। तो यूके चाहता कि इससे पहले कि नाम खराब हो या हम पे अटैक हो, हमको मार के भगाएं, इससे पहले बढ़िया है कि हम खुद निकल जाएं। सेम टाइम पे ये जो वार खत्म हुई थी यूके के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी भी चेंज हो जाती है। अब लेबर पार्टी जीत के आती है, क्लेमेंट एटली पीएम बनते हैं यूके के और पीएम बनने के बाद 5 ऑफ मार्च 1945 को एक हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट करते हैं कि यूके अब इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रखेगा और इंडिया को छोड़ के वापस चला जाएगा, यानी इंडिया को आजादी दे देगा। यूके ने ये जो चीज बोली थी आजादी दे देगा, लेकिन आजादी दे तो दे, किसको देगा? दो रिप्रेजेंटेटिव दोनों एकदम अलग अलग रास्ते पे है, कोई अपनी बात से पीछे हटने को राजी नहीं है। मुस्लिम लीग जैसे आपको पता है पहले से ही कहती आ रही है कि हम इंडिया के सारे मुस्लिम के रिप्रेजेंटेटिव हैं। कांग्रेस कह रही है कि इंडिया के अंदर जितने भी हिंदू हो मुस्लिम हो सबके रिप्रेजेंटेटिव हम हैं। तो आजादी का डिस्कशन होना कैसे? इलेक्शन करवाते हैं और वो देखना चाह रहे थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग को कौन कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक डायरेक्ट था जिसमें कांग्रेस जो थी वो वोट मांग रही थी यूनाइटेड इंडिया नाम पे, जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम सब साथ में रहेंगे। मुस्लिम लीग वोट मांग रही थी कि एक अलग मुस्लिम देश बनाने के नाम पे, और फिर इलेक्शन होते हैं। अब जो रिजल्ट आते हैं इसमें हिंदू मेजोरिटी वाले एरिया में कांग्रेस जीत जाती है। 1585 सीट में से 923 सीट कांग्रेस को मिल जाती है। लेकिन इसमें सरप्राइजिंग बात ये थी कि मुस्लिम लीग को जो मुस्लिम रिजर्व एरिया में उसमें उसको 95% से ज्यादा वोट मिलते हैं। टोटल 482 सीट में से 425 सीट मुस्लिम लीग बड़े आराम से जीत जाती है। मतलब कि इस इलेक्शन में साफ हो गया था कि जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने पार्टीशन के पक्ष में वोट किया था। जो लोग आज बोलते हैं कि हमारे पूर्वजों ने भी देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, तो वो ये बताना भूल जाते हैं कि हमारे पूर्वजों की वजह से ही देश का बंटवारा हुआ है। बड़ी बेशर्मी से बोलते हैं कि किसी के पाप का हिंदुस्तान थोड़े। हम मुस्लिम लीग ये खुलकर कह सकते थे कि हम लोग ही अकेले रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब तो मेजर पार्टीज बन चुकी थी, साथ ही बहुत सारे प्रिंसली स्टेट भी थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक 3 लोगों का ग्रुप भेजती है जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है कि जाओ भाई जरा पता करो कि सबसे और किसी पे कंक्लूजन पे पहुंचकर पावर को ट्रांसफर किया जाए। 24 मार्च 1946 के दिन कैबिनेट मिशन इंडिया आती है, जब 3 हफ्ते डिस्कशन करने के बाद भी दोनों पार्टी एक कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाती। तो कैबिनेट मिशन अपना प्लान देता है। इस प्लान में सेपरेट कंट्री पाकिस्तान की मांग को रिजेक्ट कर दिया जाता है और इंडिया को 3 ग्रुप्स में बनाने का प्लान रखा जाता है। ग्रुप ए में यूनाइटेड प्रोविंसेस बिहार, बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड ओडिशा होगा। ग्रुप बी में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, बलूचिस्तान, पंजाब एंड सिंध होगा। ग्रुप सी में बंगाल एंड असम होगा। ये तीनों ग्रुप्स यूनाइटेड इंडिया का हिस्सा होंगे। तीनों के पास अपना फुल पावर होगा। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन, करेंसी एंड डिफेंस का कंट्रोल होगा। सभी प्रोविंसेस खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे एंड 2 प्रोविंसेस मिलकर अपने ग्रुप्स का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और सारे ग्रुप्स मिलकर यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। 5 साल बाद कोई भी प्रोविंसेस अपना ग्रुप चेंज कर सकता है और 10 साल बाद कोई भी ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने का डिमांड कर सकता है। इसी के साथ एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाने का प्लान रखा जाता है। जब तक न्यू गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो जाता तब तक जिन्ना 6 जून को ये प्लान एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि पहले जिन्ना ये समझते थे कि जो आगे ग्रुपिंग है ये कंपलसरी है। तो दूसरी चीज उसे ये लगता है कि 10 साल बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया जा सकता है उस वक्त पाकिस्तान बनाने के चांसेस ज्यादा रहे। 24 जून 1946 के दिन कांग्रेस भी ये प्लान एक्सेप्ट कर लेती है, बट साथ ही ये भी कहती है कि ये जो ग्रुपिंग है ये प्रोविंसेस कंपलसरी नहीं होगा, बल्कि प्रोविंसेस ये डिसाइड करेंगे कि उसे ग्रुप में रहना है कि नहीं, जिससे कैबिनेट मिशन अपनी हामी भर देता है। फिर 10 जुलाई 1946 के दिन जवाहरलाल नेहरू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कहा जाता है कि जिन्ना को मौका मिल जाता है और वो इस कैबिनेट मिशन से बैक आउट कर देते हैं। अब मुस्लिम लीग एक मीटिंग रखती है जिसमें जिन्ना 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन का ऐलान कर देता है। डायरेक्ट एक्शन क्या था वक्त लोगों को थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। उस टाइम पे बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग जो थी बहुत पावर में थी। वहाँ के सीएम जो थे हुसैन शहीद वो मुस्लिम लीग के मेंबर भी थे। उन्होंने क्या किया कि एक स्टार ऑफ इंडिया नाम से न्यूज़पेपर में पूरा प्लान पब्लिश कर दिया ताकि मुस्लिम लीग के जो सपोर्टर हैं
वो इकट्ठा हो जाएं। और ये न्यूज़पेपर इन्हीं के एमएलए का था। ये क्या करते हैं, 16 अगस्त 1946 को बंगाल से पुलिस को हटा देते हैं, मतलब ऑफिशियल लीव दी जाती है और इस दिन अंजाम दिया जाता है सबसे बड़े हिंदू मुस्लिम दंगा, और इसे द ग्रेट कलकत्ता किलिंग भी कहते हैं। हजारों हिंदू लोगों की जान गई। एक प्री प्लान दंगा था। इसमें सबसे ज्यादा नोआखली में 6 से 10,000 लोगों को एक दिन में मार दिया जाता है। ये जगह बांग्लादेश में है। नोआखली दंगों की नोआखली पे बात करेंगे किसी और वीडियो। फिर धीरे धीरे करके इंडिया के बाकी जगह पे हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए। पूरे इंडिया में अगले 1 साल तक ये दंगे चलते रहते हैं और डेली 200 से 300 लोगों की मरने की खबर आती रहती है। इंडिया में हर तरफ दंगे फैल चुके थे। इससे निपटने के लिए एक ही सोल्यूशन था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक एग्रीमेंट पे आए, लेकिन दोनों अपनी बातों पर अड़े हुए थे। तो उन्हें दोनों जल्दी से कोई डिसीजन लें। इससे निपटने के लिए यूके के जो पीएम क्लीमेंट एटली, इन्होंने 28 फरवरी 1947 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में एक अनाउंसमेंट की, बहुत हो गया, चाहे अब इंडिया के जो पॉलिटिशियन हैं ये एग्रीमेंट पे आए या ना आए। 30 जून 1948 को हम लोग पावर ट्रांसफर करके इंडिया से चले जाएंगे। इंडिया के अंदर कुछ भी हो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। इंडिया के जितने भी स्टेट हैं हम सबको इंडिपेंडेंट करके चले जाएंगे। इसको बैल्कन प्लान भी कहते हैं। इसमें नेहरू जी और जिन्ना दोनों परेशान हो गए, क्योंकि अब देश 2 भागों में नहीं बहुत सारे पार्ट्स होने वाले थे और इन लोगों को पीएम बनने का जो सपना था टूटता नजर आ रहा था। पीएम नहीं बन सकते थे। फिर क्या था, दोनों लोग नेहरू जी और जिन्ना दोनों सेम पेज पर आने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और अब यहाँ से कांग्रेस जो थी वो भी अब पार्टीशन के ऑप्शन के बारे में सोचने स्टार्ट कर देती है। तो एक तरह से जिन्ना का जो प्लान था डायरेक्ट एक्शन डे का, वो काम कर जाता है। लड़ाई दंगे का, कांग्रेस को झुकना पड़ता है। जो दंगे डे बाई डे बढ़ रहे थे। 19 मार्च 1947 को नेहरू जी ने भी ये चीज बोल दी थी कि पार्टीशन करना पड़ेगा। अंग्रेजों ने अनाउंसमेंट की थी कि ये लोग 30 जून 1948 को चले जाएंगे। उसी अनाउंसमेंट के अगले दिन ये एक काम और करते हैं, बेबल, जो उस टाइम पे इंडिया का वॉइसरॉय था। यूके ने इनको भी हटा दिया। इतने टाइम से इनको काम दिया गया था कि इंडिया के लीडरों से बात करो, कुछ प्लान करो, सोल्यूशन निकालो। इन्होंने बहुत ज्यादा टाइम खराब कर दिया और अंग्रेज जो थे वो बहुत जल्दी निकलना चाह रहे थे। तो बेवर्स को हटा के लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया का वॉइसरॉय बना के तुरंत भेजा जाता है इस काम को निपटाने के लिए। अब जब पाकिस्तान की डिस्कशन देश के अंदर स्टार्ट होना चालू हुए तो पंजाब के सिख्स और बंगाल के जो हिंदू परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि अगर पार्टीशन में पंजाब और बंगाल पूरे पाकिस्तान को चला जाएगा तो हम तो फंस जाएंगे, हम तो बिना कुछ कहे माइनॉरिटी बन जाएंगे। जिन्ना जो थे इनको आराम से समझा के पंजाब और बंगाल जो था वो पूरा लेने की डिमांड कर रहे थे। उनका कहना था कि जो पंजाब और बंगाल के सिख और हिंदू हैं ये पाकिस्तान में आराम से रह सकते, माइनॉरिटी बन के, कोई दिक्कत नहीं। इसको लेके जिन्ना को क्रिटिसाइज भी किया जाता है, क्योंकि पहले जिन्ना ने ही कहा था कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। आज भी ऐसा ही होता है, इसलिए इंडिया का बंटवारा करना होगा। लेकिन जब पंजाब और बंगाल की बात आ रही है तो वहाँ पे हिंदू और सिख को अपने पाकिस्तान में रखने के लिए आराम से तैयार है। और आज भी ऐसा होता है। जिन्ना को सिर्फ पावर से मतलब था, बंटवारा किसी भी राइट्स के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि पाकिस्तान के हेड बनने के लिए कर रहे थे। और अब इसके बाद डेट आती है 3 जून 1947। बहुत ही डिटेल डिस्कशन के बाद माउंटबेटन क्या करते हैं, इस डेट को इंडिया और पाकिस्तान का जो 2 अलग अलग देश बनाने का एक प्लान पब्लिक करते हैं। इसे माउंटबेटन प्लान भी बोला जाता है। इसमें माउंटबेटन ने इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग देश बना के दोनों देशों का डोमिनियन स्टेटस दिया, मतलब कि देश को आजादी तो मिल जाएगी। इंटरनल मैटर, एडमिनिस्ट्रेशन, जितनी भी गवर्नेंस होगी सब खुद से कराई जाएंगी, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान दोनों ब्रिटिश काउंट के अंडर ही रहेंगे। ये चीज इसलिए कही गई थी क्योंकि माहौल बहुत ज्यादा खराब था। उस टाइम पे दंगे बहुत ज्यादा हो रहे थे, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती थी और कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह भी नहीं बना था। तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसको सेटअप करने में भी टाइम लगता। तो इसलिए ये डिसाइड हुआ कि जब तक दोनों कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है तब तक उन्हें एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। तो इसी वजह से जब ये 1950 में इंडिया का और 1956 में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब जाके दोनों देशों की पूरी तरीके से ब्रिटिश के अंडर से हटाया गया। और इसके बाद ये जो माउंटबेटन प्लान था, इसमें कहा गया कि पंजाब और बंगाल के केस में वोटिंग हो जाएगी। मुस्लिम, हिंदू और जो सिख्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये अलग अलग वोटिंग कर लेंगे। अगर हिंदू और सिख भी चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ जाना, तो पंजाब और बंगाल को भी 2 पार्ट में बांट दिया जाएगा। लेकिन जब वोटिंग हुई तो हिंदू और सिख जो थे उन्होंने पाकिस्तान के बजाय इंडिया के साथ रहना प्रेफर किया। तो इस केस में पंजाब और बंगाल को ईस्ट और वेस्ट पार्ट में डिवाइड करके इंडिया और पाकिस्तान में बांट दिया गया। तो कहने का मतलब कि ये सारी चीजें होने के बाद फाइनली जो पाकिस्तान था उसके अंडर में सिंध नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आज का जो खैबर पख्तून
है वो बलूचिस्तान, सिलेट, वेस्ट पंजाब और ईस्ट बंगाल। बाकी जितना बचा वो सब इंडिया के पास गया। और इस जो प्रिंसली स्टेट थे उसमें माउंटबेटन के प्लान में ये था कि जो पुराने अंग्रेजों के साथ प्रिंसली स्टेट के जो एग्रीमेंट हुए थे वो सब रद्द हो जाएंगे, और प्रिंसली स्टेट अगर चाहते हैं पाकिस्तान के साथ जुड़ना या इंडिया के साथ वो जुड़ सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहे तो भी कर सकते हैं, ये उनकी मर्जी है। जिस रेजिमेंट के अंदर मुस्लिम सोल्जर जो थे उसको ज्यादा थे, उस रेजिमेंट को पाकिस्तान को दे दिया जाता है, जैसे सिंध रेजिमेंट, बलूच रेजिमेंट, फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, ये सारी रेजिमेंट जो थी वो पाकिस्तान के पास चली गई। बाकी बची हुई इंडियन के पास आ जाती है। इंडियन के पास रेलवे, सिविल सर्विसेज, फाइनेंशियल एसेट, जो ब्रिटिश का लोन था वो भी इंडिया को और पाकिस्तान में बराबर बांट दिया जाता है। पहले जो डेट दी गई थी 30 जून 1948 को, इसको चेंज करके अब 5 अगस्त 1947 को दोनों देशों की आजादी मिलेगी। ये डेट इसलिए रखी गई थी क्योंकि जापान ने इस डेट को अलाइड फोर्सेस के सामने सरेंडर किया था, और माउंटबेटन जो थे उस टाइम साउथ ईस्ट एशिया में सुप्रीम कमांडर थे। फिर एक कमेटी बनाई जाती है जिसके चेयरमैन रेडक्लिफ होते हैं, और इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर कहां से जाएगा और किस जगह से जाएगा ये कमेटी वो चीज फिक्स करेगी। तो पूरे इस तरह से इस पूरे माउंटबेटन प्लान को जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया तो इसको 4 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस बिल के नाम से ब्रिटिश पार्लियामेंट और यूके के पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन हाउस ऑफ लॉर्ड में पास करा के, फिर इसके अगले दिन यूके के जो किंग थे उनसे साइन करा के जो बिल था ये एक्ट बन जाता है, जिसका नाम होता है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसी एक्ट के थ्रू हमें आजादी मिली थी। चेयरमैन रेडक्लिफ से कहा जाता है कि जल्दी से जल्दी आप इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाओ। इसके लिए सिर्फ 3 वीक का टाइम दिया गया था। तो जो रेडक्लिफ थे उन्हें इंडिया के बारे में कुछ पता नहीं था कि कौन सी कम्युनिटी के लोग कहाँ पे रहते हैं। फिर ये क्या करते हैं, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट का हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन का सारा डाटा मंगवाया। फिर ये एक डिस्ट्रिक्ट उठा के इन्होंने हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया के हिसाब से बॉर्डर बनाते चले गए, और ऐसा करके इन्होंने एक पेपर पे इंडिया के 2 टुकड़े कर दिए। अब इसके बाद डेट आती है 14 अगस्त 1947, लेकिन अभी तक बॉर्डर पे कहाँ पे बनाया जाएगा ये चीज रेडक्लिफ ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं की थी। तो किसी को भी नहीं पता था कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर होगा कहाँ पे। अब नेक्स्ट डे 5 अगस्त 1947 यानी टेक्निकली 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजे के बाद इंडिया और पाकिस्तान की आजादी डिक्लेयर होनी थी, लेकिन पाकिस्तान ने 14 अगस्त को ही अपनी इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दी, और नेक्स्ट डे 15 अगस्त को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है। अब आजाद जो 2 दिन बाद यानी कि 7 अगस्त 1947 को इंडिया पाकिस्तान का जो एक्चुअल बॉर्डर था उसको अनाउंस कर देते हैं, और लोग अपना अपना घर छोड़ के भागने लगते हैं। ये जो इस टाइम पे हर किसी को पावर लेने की जल्दी थी, किसी को पावर छोड़ के जाने की जल्दी थी, इसकी वजह से जो मिसमैनेजमेंट हुआ उसकी वजह से बहुत लोगों की जान गई। इस माइग्रेशन में बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल पे दंगे स्टार्ट हुए, औरतों के साथ कपड़े फाड़े जाते हैं, जबरदस्ती होती है, लोग एक दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं, ट्रेनों में लाशें भर के भेजी जाती हैं, रातों रात लोगों को अपना घर छोड़ के भागना पड़ता है और अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगनी पड़ती है, अपने अच्छे घरों को छोड़कर रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ता है। इसका अंदाजा आप इसी तरीके से लगा सकते हो कि पार्टीशन हो चुका था, सब कुछ सोल्यूशन हो चुका था, फिर उसके बाद भी कोई मतभेद नहीं था, फिर भी 10 से 20 लाख लोगों को पार्टीशन होने के बाद, सोल्यूशन मिलने के बाद काट दिया गया। 80,000 औरतों को किडनैप कर लिया गया, उन्हें बाजारों में बेच दिया गया, उनके साथ रेप किया गया, नंगे सड़कों पर झुंड बनाकर परेड करवाई गई, कईयों को जला दिया गया, कईयों को खुद की इज्जत बचाने के लिए कुएं में कूदना पड़ा। और ऐसी कई सोर्सेस हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स या पुलिस या दूसरे लोगों ने अपनी अपनी पोस्ट का खूब फायदा उठाया। ना जाने कितनी औरतों का रेप खुद पुलिस और दूसरी फोर्सेस ने किया। ये बातें अंदर से झकझोर देती हैं। कुछ रिलीजन के नाम पे हो रहा था। तुम जिस रिलीजन को बताने की बात करते हो काश तो उस रिलीजन को पढ़ा होता है। वुमेन्स में कितनी वुमेन्स हिंदू, कितनी वुमेन्स मुस्लिम थी, किस्सा था, हद तक हम नीचे गिर चुके थे। इतना कुछ होने के बाद भी हमें ये जानना है कि धर्म से ज्यादा लोग मरे। कितनी शर्मिंदगी की बात है। अब लोगों को समझ आ ही गया होगा कि इस पार्टीशन का विलन कौन था, हीरो कौन था, नेहरू, गांधी, जिन्ना या पोट।